बेटा 12th क्लास 11th क्लास वाले हो ना? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने 5 चैप्टर तो हो गए कंप्लीट। आज चलेगा छठा, है ना, न्यायपालिका। कोई सवाल पूछना है क्या सर? बोलो। सर हाँ बताएं। यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए। अब देखो, आज देखते हैं हम नया चैप्टर न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका के बारे में बहुत सारी बातें हमने पहले ही पढ़ ली थी, है ना। अब अपनी किताब में, इस वाली पूरी किताब में बहुत सारे ऐसे टॉपिक आएंगे जो हमने पहले ही पढ़ लिए। किसी टॉपिक के साथ वो लगे हुए थे, हमने वहीं पर ही कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन बेस हमें क्या क्या देखना है वो सिस्टमेटिक ढंग से हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहला देखो, न्यायपालिका। अब इसमें मुझे नहीं जाना कि क्या होती है, क्या कार्य है, ये तो सबको पता है ना। न्यायपालिका को तो सब जानते ही हैं। यस सर। कार्यपालिका को पढ़ लिया, विधायिका को पढ़ लिया, तो ये सरकार का कौन सा अंग बच गया? तीसरा, है ना। कार्यपालिका सिस्टम से पढ़ लिया, विधायिका सिस्टम से पढ़ लिया, कानून वानून बना लिए, तो अब बचा कौन सा? न्यायपालिका, है ना। अब ये हम जानते हैं न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? न्याय करना। क्या करना? न्याय करना। अब ये किसके आधार पर न्याय करता है? नियमावली के आधार पर। किसके आधार पर? नियमों के आधार पर। क्या कोई न्यायाधीश अपनी इच्छा अनुसार आदेश जारी कर सकता है? नेवर, कभी नहीं, है ना, कर ही नहीं सकता। तो ये बात अपने को समझनी है कि न्यायपालिका का सिस्टम किससे जुड़ा हुआ है? नियमों से और न्याय करने से जुड़ा हुआ है। और ये नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, संविधान कहलाता है। तो संविधान की परिभाषा हमारे को याद रखनी है। नियम कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। या तो क्या हो जाए? नियम, या क्या हो जाए? कानून। क्या कहलाता है इसका संग्रह? संविधान कहलाता है। समझ में आ रहा है? कुछ नए बच्चे हैं, इनको दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना? आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। ठीक है, कोई यस सवाल हो सर। तो आप जरूर पूछें, है ना। कुछ नए बच्चे भी हैं 4-5 आज, तो जरूर पूछना सवाल। देखो, न्यायपालिका क्या काम करती है समझ में आया? न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? न्याय करना, ये हम जानते हैं। और न्याय किसके आधार पर है? संविधान के आधार पर। इसका मतलब यह है कि नियम कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। और इसको ध्यान में रखकर, क्या करके? ध्यान में रख कर ही क्या होता है? कानून के आधार पर या न्याय की व्यवस्था होती है। अब दूसरी बात और, अगर कानून की बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? असंवैधानिक या विधि सम्मत नहीं कहलाता है। और उसे ही क्या कहा जाता है? अन्याय कहा जाता है। या यूं कहे, देखो अन्याय, एक तो हमने पढ़ा न्याय, एक देख रहे हैं हम अन्याय। ये बहुत सारी प्रकार का हो सकता है। ये सामाजिक स्तर पर हो सकता है, आर्थिक स्तर पर हो सकता है, राजनीतिक स्तर पर हो सकता है ना, संस्थाओं के आधार पर हो सकता है। ये बहुत प्रकार से हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एनी वन ब्रॉक एनी सिस्टम इट कॉल्ड टू अनजस्टिस, है ना। अगर कोई व्यक्ति सिस्टम को तोड़ता है, जो नियम बने हुए उनको उल्लंघन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? अन्याय कहलाएगा। हमारी व्यवस्था किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित है। न्याय क्या है? अलग अलग जगह अलग अलग परिभाषा। जैसे न्याय की परिभाषा में हम जाएं तो पहली परिभाषा भारतीय,
और दूसरी पाश्चात्य। ठीक है, पहली तो कौन सी, भारतीय है। अब सवाल आ जाए, भारत में न्याय किस पर आधारित है, धर्म पर, और यहाँ पर कर्म पर। व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको कि न्याय का बेस क्या है, आधार क्या है। जैसे मान लो, आपने सुना होगा बहुत बार, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उससे क्या कहेंगे, अरे ऊपर वाले से तो डर, है ना, ऐसे पाप करने से बच, इसके कर्मों का फल इसे भुगतना पड़ेगा। ऐसे शब्द सुने क्या? यस सर। भारतीय व्यवस्था में ऐसे शब्द सुने हमने कि धर्म को न्याय का आधार माना जाता है और धर्म के नाम पर सबको डराया जाता है। डरने के वजह से, भय की वजह से वो गलत काम नहीं करता। तो भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल आधार क्या है, धर्म। और धर्म में क्या है, कर्तव्य का पालन। क्या है, ड्यूटीज, कर्तव्य का पालन। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, वही काम जो इधर है वही काम इधर है। बस भारतीय में थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से है, उधर सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है, बस इतना ही अंतर है। तो मोटा मोटा 2-3 शब्द हमारे समझ में आ गए। पहला शब्द, न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, लिख लें आप। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? आंसर आएगा न्याय करना। दूसरा सवाल, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसे कहते हैं? नियम कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। नियम कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब देखो, यहाँ 2 बातें क्लियर और हो गई। नंबर 1, यदि कोई सर बॉर्डर को वापस बोलने तोड़ता के है, बाद। क्या करता है, यदि कोई बॉर्डर लाइन को तोड़ता है तो वहां एक बात अपने स्पष्ट हो जाती है कि ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है किसी भी परिस्थिति का, या यूं कहें किसी भी सिस्टम का, तो वो अन्याय कहलाएगा। जो हमारे नियम बना रखे हैं समाज में जीने के, जो हमारी संस्कृति बना रखी है, परंपराएं बना रखी है, सिस्टम बना रखा है, उसको यदि कोई तोड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, नियम विरुद्ध, और वही अन्याय है। समझ रहे हो बात? अब ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से काम आता है। स्कूल में अगर हम देखें तो डिसिप्लिन को तोड़ना, इनडिसिप्लिन में रहना अन्याय है। समाज में देखें तो समाज के तौर तरीकों को नहीं अपनाना अन्याय है। कानून की नजरों में कानून को तोड़ना अन्याय है। धर्म की नजरों में धर्म का उल्लंघन करना अन्याय है। माता पिता परिवार में बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करना अन्याय है। इसका मतलब ये हुआ कि न्याय परिस्थितियों के आधार पर तय होता है। किसके आधार पर तय होता है? परिस्थितियों के आधार पर। देखो, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। सेना का नाम सुना होगा आपने। सेना किसी को क्या कर दे, मार दे, है ना, किसको, शत्रु को, तो उसे क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा, पुरस्कार। और आप किसी का मर्डर कर दें, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या मिलेगी, जेल। देखो, काम दोनों ने एक ही किया, है ना, लेकिन स्थिति बदली, और स्थिति बदलते सारा सिस्टम ही बदल गया। तो न्याय भी परिस्थितियों पर आधारित होती है। अलग अलग जगह इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। बताओ, एक सवाल और लिख लो। भारतीय व्यवस्था में न्याय का प्रमुख आधार क्या है? भारतीय व्यवस्था में न्याय का प्रमुख आधार क्या है? तो आंसर आएगा धर्म, रिलीजन। रिलीजन क्या है, न्याय का प्रमुख आधार है। रिलीजन क्या है, न्याय का प्रमुख आधार है, धर्म। ये ध्यान रखना, धर्म को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिलीजन। ठीक है, रिलीजन क्या है, भारतीय न्याय का प्रमुख आधार है। अब आंसर ये भी आ सकता है, अपने सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाश्चात्य व्यवस्था में न्याय क्या है, तो क्या है, कर्म के आधार पर है। और क्या कहा है प्लेटो ने, व्यक्ति के निर्दिष्ट कार्य। कौन कहता है, प्लेटो। क्या कहता है, व्यक्ति को निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए।
नॉलेज के लिए अच्छा है, बाकी किसी काम का नहीं है ना। प्लेटो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए। निर्दिष्ट का मतलब करने योग्य। क्या है? करने योग्य। अब ये देखो क्या है, ये सिस्टम यूनान का है। पॉलिटिकल की जितनी भी अवधारणाएं हैं, चाहे आप कोई सी भी अवधारणा ले लो, ये कहाँ से जुड़ी हुई है? पाश्चात्य दर्शन से जुड़ी हुई है। तो हमें उन्हीं की तरह से सोचना पड़ेगा। करने योग्य का मतलब समाज में जो सिस्टम डेवलप कर दिया वही काम हमें करना पड़ेगा, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। जो परिधि तय कर दी गई है उससे बाहर हम नहीं जा सकते। अब थोड़ा सा ये भी ध्यान में हो जाए तो अच्छी बात है कि प्लेटो ने क्या कहा है कि निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए। निर्दिष्ट का मतलब क्या है? जो पहले से तय है, जो समाज ने आपके लिए तय कर रखा है, वो क्या है? निर्दिष्ट कार्य है। बताओ भाई क्या पूछना है? यहां से कोई सवाल है? प्रिया, ज्योति, कविता, चेतना? सर नो सर। ठीक है। अब पहला सवाल लिखो, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? सवाल लिख लो, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? देखो इसका आधा जवाब तो मैंने आपको पहले से ही दे दिया, आधा जवाब अब और ले लेते हैं। देखो स्वतंत्र न्यायपालिका की हम बात करें, स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो हमारे को एक बात तो ये समझ में आती है कि जब न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं होगी तो फिर मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। जो खुद ही बंदिश में जी रहा हो, जिसके ऊपर प्रेशर हो, वो कैसे न्याय कर पाएगा? हमने एक बात बहुत अच्छे से समझी थी अभी कि न्यायपालिका का मूल कार्य क्या है? न्याय करना। क्या करना? न्याय करना। और जब वो न्याय कब कर पाएगा? जब वो खुद क्या हो? स्वतंत्र हो, उस पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव ना हो। तो ये मोटा मोटा हमारे समझ में आ गया होगा कि यदि न्यायपालिका को दबाव में रखा गया तो ऐसी स्थिति में वो खुलकर न्याय नहीं कर पाएंगे और जिस काम के लिए न्यायपालिका को लाया गया था वो काम भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? सवाल क्या था? स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। सवाल क्या आएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। अथवा करो तो ऐसे देख लो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। जो खुद ही दबाव में हो, खुद ही स्वतंत्र नहीं हो, वो क्या न्याय करेगी, है ना। और वास्तव में इसका कार्य भी क्या है, हमने अभी बात किया कि न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्याय करना। सबसे पहला काम तो ये कि वो खुलकर स्वतंत्र होकर न्याय कर सके, इसीलिए न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है? स्वतंत्रता की है। दूसरा, विधि का शासन। अब ये भी काम की सवाल है ना, काम का सवाल है। लिख लो, विधि के शासन को स्पष्ट कीजिए, है ना। विधि को कानून भी कहते हैं, तो कानून का शासन भी है। विधि का शासन या कानून का शासन किसे कहा जाता है? फ्री वाली जगह पे सवाल लिख लो, ये बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। देखो ओबीटी में तो क्या है, जो आपके ईआरपी में आता है वो तो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अपने तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, है कि नहीं है? इतने क्वेश्चन लिख के देना संभव नहीं है, इसीलिए वो सिस्टम तो चलता ही रहेगा होमवर्क में। प्लस टॉपिक वाइज जितने भी सवाल बने वो यहाँ आपको देखते जाना है। सवाल क्या आएगा? कानून का शासन या विधि का शासन क्या है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखो, विधि का मतलब नियम, कानून, देसी भाषा में बोले तो संविधान का शासन स्थापित के अनुसार शासन की स्थापना करना, के अनुसार
शासन की स्थापना करना क्या कहलाता है? विधि का शासन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ ऐसा शासन या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कानून को ध्यान में रखकर या कानून को स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाए, व्यवस्था की जाए, विधि का शासन कहलाता है। याद रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे कंपटीशन में सवाल मिलता है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है, विधि को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। और कानून किस में संग्रहित होते हैं? संविधान में, नियमों के रूप में, कानून के रूप में, है ना। तो कानून, विधि का शासन का अर्थ क्या हुआ? कानून के अनुसार शासन को स्थापित करना, विधि के अनुसार शासन को स्थापित करना, यही क्या कहलाता है? विधि का शासन कहलाता है। इसको अथवा भी कह सकते हैं, संविधान के अनुसार शासन को स्थापित करना क्या कहलाता है? विधि का शासन भी कहलाता है। तीसरा देखो, संस्थाओं में संतुलन। संस्थाओं में संतुलन, ठीक है। आपने देखा कि सरकार के कितने मोटे मोटे अंग? 3 मोटे मोटे अंग होते हैं। पहला कौन सा? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 मोटे मोटे हम बेसिक्स जानते हैं। कार्यपालिका हमने देख लिया, विधायिका हमने देख लिया, और न्यायपालिका अब हम देख रहे हैं, है ना। तो देखो ये सिस्टम क्या बनता है। पहला क्या है? कार्यपालिका। दूसरा क्या है? विधायिका। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक है, ये बेसिक तौर पर हमने देख लिया। अब देखो क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें विधायिका नियंत्रण करती है। किसको? बताओ भाई, विधायिका किसको नियंत्रित करती है? पिछली क्लास में यही डिटेल से पढ़ा था। अविश्वास पढ़ा था, अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था क्या? आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब घर जाके पढ़े ही नहीं फिर, है ना, क्लास के बाद में। अविश्वास प्रस्ताव पढ़ा था क्या निखिल? निखिल अग्रवाल है ना? निखिल पढ़ा था? क्या होता है? कौन लेके आता है? विपक्ष। कौन लाता है? विपक्ष। विपक्ष। और विपक्ष कहाँ मिलेगा? कार्यपालिका में या विधायिका में? विधायिका में। तो नियंत्रण कौन करेगी? विधायिका। किसको करेगी? कार्यपालिका को। कार्यपालिका। अरे कल हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था कि संवैधानिक संस्थाओं में कंट्रोल करने के, संसदीय शासन व्यवस्था में नियंत्रण के साधन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अविश्वास था, प्रश्न पूछना था, प्रश्न में भी 0 आवर्स हमने पढ़ा था, है ना। कानून बनाने पर नियंत्रण था, राष्ट्रपति का नियंत्रण था, ये नहीं पढ़े थे क्या? ये सिस्टम ही तो था कि विधायिका के पास ये ताकत होती है कि वो किसको नियंत्रित कर सकती है? कार्यपालिका को। कैसे? सवाल लिखो पहले ये। अरे भाई, दो दो एक चीज को 2 2 3 3 बार कराना पड़ेगा क्या? लिखो, विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? आंसर लिखो, प्रश्न पूछकर, प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव,
बहुत सारे प्रस्ताव है ना। अपने एक दो ही दे रखे हैं क्लास में, बाकी आगे दोबारा आएगा सवाल, फिर देख लेना आप, है ना। विधायिका किस प्रकार से कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रित करती है। सवाल लिख लिया बेटा, आंसर लिख लो। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न पूछकर, कटौती प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर और काम रोको प्रस्ताव लाकर। और भी प्रस्ताव है ना, अपने को तो बहुत है, 2-3 ही पढ़ने थे, मैंने बहुत सारे लिखवा दिए। देखो इस तक एक एक मिनट में देख लो इसको, है ना। स्थगन प्रस्ताव किसी भी चीज को रोकने के लिए ला जाता है, क्वेश्चन की बात हमने कर ली थी, मंत्रियों से पूछे जाते हैं। कटौती प्रस्ताव किसी भी प्रस्ताव में बजट में कटौती के लिए। निंदा प्रस्ताव सरकार की निंदा की जाती है। अविश्वास की बात हमने कर ली थी। और काम रोको का मतलब जो सरकार काम कर रही है उसे अभी रोक दिया जाए, बाद में देखेंगे। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कंफ्यूजन है किसी को, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, देखो दूसरा, देखो न्यायपालिका को कंट्रोल कौन करेगा, न्यायपालिका को कंट्रोल कौन करेगा? विधायिका। विधायिका है कि नहीं है। किसके जरिए, महाभियोग के जरिए। राष्ट्र न्यायाधीश का महाभियोग होगा ना, और इसको कंट्रोल कौन करती है, जनता। इसीलिए तो कहा जाता है कि जनता क्या है, सर्वोच्च शक्ति है। और देखा जाए तो सारा सिस्टम इसमें यही चलाती है, कार्यपालिका, है ना। और विधायिका का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, कौन बताएगा? विधायिका का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या था? विधि निर्माण। क्या? विधि निर्माण। विधि निर्माण, वेरी गुड। क्या है? विधि निर्माण। क्योंकि इसे क्या कहते हैं, संसद भी कहते हैं। और संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, रूल रेगुलेशन डेवलप करना, और उनको लागू करने का काम किसका था, कार्यपालिका का। इसीलिए आपस में जुड़े हुए हैं और ये शक्ति संतुलन का कार्य करते हैं। बताओ, यही तो अपन ने लिखा था कि संस्थाओं में संतुलन होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की तरह तानाशाही हमारे यहाँ नहीं आ जाए, हमारे यहाँ तख्ता पलट ना हो जाए, सरकारें नहीं गिर जाएं, तानाशाही शासन ना आ जाए, नवाज शरीफ की तरह प्रधानमंत्री को जेल में नहीं डाल दिया जाए, ये सारे काम ना हो। इसीलिए व्यवस्थित घटनाक्रम चलता रहे, इसीलिए संस्थाओं में संतुलन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, संतुलन। और ये कब होगा, जब स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। प्रतिबंधित न्यायपालिका में ये नहीं होता है। चुनी हुई न्यायपालिका कौन से देश में पाई जाती है, चुनी हुई न्यायपालिका चीन में। कहाँ पाई जाती है, चीन में। चीन तो वैसे भी डब्बा ही है, कोई लेना देना नहीं है, सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा ही है। वहां पर दादागिरी का शासन चलता है, मीडिया फ्री नहीं है, एक ही पार्टी है केवल कम्युनिस्ट, और वो भी वो करती है जो सी जिनपिंग चाहते हैं। कुल मिला के एक तरह से तानाशाही ही है। और डब्बा किसे कहते हैं, जो बंद हो, इसीलिए बंद समाज का उदाहरण है। अब याद रखना, क्या लाइन याद रखनी है, चीन एक डब्बा है ना, पाकिस्तान एक डब्बा है। डब्बे का मतलब क्या, डब्बा होता है बंद, और बंद समाज का उदाहरण। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे समाज या बंद समाज का उदाहरण दीजिए, तो चीन और पाकिस्तान है, क्योंकि यहाँ नए विचार आते नहीं है, मीडिया स्वतंत्र है नहीं, सरकार की आलोचना हो नहीं सकती, एक पार्टी का वर्चस्व है चीन में। पाकिस्तान में तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन चीन में तो क्या है, एक ही पार्टी का है, इसीलिए क्या है, बंद समाज का उदाहरण है। वहां न्यायपालिका कभी भी सरकार के विरुद्ध नहीं जा सकती। बताओ बेटा, क्या समझ में नहीं आया यहां तक, क्लियर है? आज हमने क्या पढ़ लिया, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, विधि के शासन के लिए जरूरी है, नियम कानूनों को लागू करने के लिए जरूरी है ना। न्यायपालिका बाहरी दबाव ना हो इसलिए हो, स्वतंत्र होकर न्याय कर सके इसलिए है, संस्थाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए है, और भी बहुत सारे काम हैं जो आप डेली यूजेज में देखते हैं कि यदि वो लागू नहीं होंगे, यदि न्यायपालिका गुलाम बन जाएगी तो। क्लियर है? अगला हम पढ़ेंगे न्यायपालिका का स्ट्रक्चर, किस प्रकार की न्यायपालिका हमारे यहाँ होती है।